नमस्कार दोस्तों, पोनो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में आज हम कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पोनो एकेडमी के साथ साथ अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ और अनअकैडमी पर मेरे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहाँ पर आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। फाउंडेशन NTSE में पढ़ाता हूँ और अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो भी अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को जानते हैं, चाहे मनोज चौहान सर हो या चाहे नमोकोल सर हो या चाहे पारस ठाकुर सर हो, ये सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स के महारथी हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड ऐसा है कि वो सभी कैटेगरी में काम करता है, चाहे आप NDA की तैयारी करो, चाहे आप IIT JEE की तैयारी करो, चाहे आप नीट की तैयारी करो, किसी भी कैटेगरी में जाके आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो यू कैन गेट डिस्काउंट देयर। ओके दोस्तों, चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आज के टॉपिक को शुरू करता हूँ। आज हम कर रहे हैं पूरा बेसिक, और पूरा का पूरा बेसिक जो है ना, आज बहुत सारी चीज़ें जो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी वो चीज़ें लिख के नहीं रखी है, उतना सब कुछ मैं आपको अलग अलग बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल सिंपल से है ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर के मैं आपको लेके जाऊंगा। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे, तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर दैट इज माइनर। अब माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स जो सीखेंगे ये क्या होता है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। माइनर को अगर आप फाइंड आउट करने बैठे तो मैं आपको पहले तो 2x2 मैट्रिक्स का भी माइनर निकालना बताऊँगा और 3x3 मैट्रिक्स का भी माइनर निकालना बताऊँगा। एक और बात ध्यान रखिए कि माइनर निकालते समय आपका यहाँ पर जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है A और इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसके 4 एलिमेंट्स हैं। मुझे इसका माइनर निकालना। माइनर लिखाते समय क्या होता है कि माइनर जो होता है MIJ करके लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप इसकी पोजीशन पहले देख लें, इसकी पोजीशन देख लें तो इनकी पोजीशन क्या होती है, A11, A12, A21 और A22, ठीक है, ये पोजीशन होती है। पोजीशन कैसी, A11 पहले रो और पहला कॉलम, पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद में पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, उसके बाद में दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट ये होता है, और उसके बाद में दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट ये होता है। तो ये एलिमेंट्स को हम यहाँ पर सिर्फ इसको इसकी पोजीशन के हिसाब से इसका नंबरिंग किया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर इसका जो पोजीशन है पहले वाले का, एक मिनट रुकिए, पहले वाले का जो पोजीशन है वो क्या है बेटा, A11 है, मतलब पहली रो और पहला कॉलम। देखो पहली रो का है और पहले कॉलम का भी है ना। अगर ऐसा देखा जाए तो ये रो 1 है और ये रो 2 है और ये C1 है और C2 है। लिखते समय हम इसको जो लिखेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो MIJ जो होता है ना, ये आपका MIJ डिपेंड करता है आपके इसकी पोजीशन पर। तो कैसे, अब देखिए अगर आपको ये निकालना है, अगर आपको इसका माइनर निकालना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर का माइनर निकालना है, तो आप माइनर कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसकी पोजीशन देख लीजिए यहाँ पर, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, दैट इज A इज इक्वल टू 1 3 एंड 2 4। इसकी जो पोजीशन होती है A11 का पोजीशन, मतलब माइनर की पोजीशन क्या होगी, कौन सा माइनर निकाल रहे हैं आप। देखो I मतलब क्या बेटा, ध्यान रखना, I मतलब रो और J मतलब कॉलम, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो MIJ, अब जैसे मैं पहले वाले का इसका माइनर निकालूँ, मैं M11 अगर निकालता हूँ तो क्या होगा, M11 निकालने के लिए क्या करना होगा हमको ये जो पर्टिकुलरली जहाँ पर ये है, ये वाला रो छोड़ देना पड़ेगा जहाँ पर ये अवेलेबल है, ठीक है, ये रो को छोड़ देना पड़ेगा। वैसे ही आपको ये कॉलम को भी छोड़ देना पड़ेगा। ये जिस कॉलम में है, ये एलिमेंट जिस कॉलम में है और ये एलिमेंट जिस रो में है, इन दोनों को आपको छोड़ देना पड़ेगा। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, रुकिए, हाँ जी। और आपको लेना क्या पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये क्या है, ये 4 है। तो इसका M11 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। इसका M11 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब बात आती है M12 की, तो M12 क्या होगा, सेकंड माइनर क्या होगा इसका, फर्स्ट रो और सेकंड इसका। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, ये जो मैंने बॉक्स लगाना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे आप, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे।
तो बचेगा क्या भाई, बचेगा 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ इसका M12 3 आएगा। फिर बात आती है M21 की, M21 मतलब ये वाला एलिमेंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये एलिमेंट क्या है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो इसको हटा लो। दिख क्या रहा, बच क्या रहा, सिर्फ 2 बच रहा है, तो यहाँ पर 2 को लिख दो। और अगर आप निकालते हैं M22, है ना, M22 पोजीशन का माइनर निकालते हैं, तो M22 मतलब ये यहाँ पर है, तो यहाँ बचता क्या है, यह बचता 1 है, तो ये क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से आप सभी के माइनर निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि सर माइनर अगर मैं 3/3 में निकालूँ तो कैसे होगा, मैं वो भी बताता हूँ। ये एक मैट्रिक्स से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये सारे माइनर्स के निकल गए, ठीक है। हम निकालेंगे माइनर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, ओके, 3 ऑर्डर 3, जो कि 3 रोज और 3 कॉलम होगा। तो कैसे होगा, जैसे मेरे पास एक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 2 3 4 और 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, अब मुझे अगर माइनर निकालना है तो मैं पहले इसकी पोजीशन ले लो, आपको लगे तो पोजीशन लिख लो कि भैया A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये इनकी पोजीशन मैंने बना दी। मुझे फर्स्ट का माइनर निकालना है, M11 निकालना है। तो M11 निकालते समय मैं क्या करूँगा, ये स्पेशल बात ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर वो रो और वो कॉलम हम छोड़ देते हैं, तो जो बचता है ना उसको लेना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इन दोनों को मैं ले लूँ साथ में, एक मिनट रुकिए, इसको ये वाली रो भी छूट जाएगी आपकी, और आपका ये वाला जो कॉलम है ये भी छूट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 3 4 5 6, तो लिख लीजिए 3 4 5 6। हमको इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेना होगा, तो क्या होगा, 6 3 ज़ा 18 5 4 ज़ा 20, तो हो जाएगा -2, ठीक है। फिर हम दूसरे वाले की बात करते हैं, हम इसके सेकंड A12 की निकालते हैं, मतलब M12 निकालते हैं। हम क्या करते हैं, अब हम M12 निकालते हैं माइनर का। तो M12 निकालते समय क्या होगा, मैं सिर्फ पोजीशन बदल रहा हूँ इसकी, देखिए ये जो इसके अंदर आ रहे हैं ना ये छूट जाएंगे, और जो बचे हैं 2 4 और 4 6 ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ लिखिए दैट इज़, एक मिनट थोड़ा पास दिखते हैं क्योंकि जगह हमको प्रॉब्लम आना है। ये होगा 2 4 और 4 6, ठीक है। 4 2 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16, तो -4 आ गया। फिर M13 निकालो, इसके लिए M13 निकालते समय ये लाइन और ये रो छूट जाएगी, बचता क्या है 2 3 4 5, तो लिख दो यहाँ पर 2 3 4 5, ये आपका हो गया। 5 2 ज़ा 10 4 3 ज़ा 12, अगेन -2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ, ठीक है। इसको हम एक अलग बॉक्स में आप चाहे तो लिख दें, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। अगला वाला निकालते हैं। अब इसके लिए कौन सा वाला, A21 के लिए निकालते हैं, सॉरी M21 निकालेंगे, M22 निकालेंगे, है ना, M33 निकालेंगे, फिर M31 निकालेंगे, M32 निकालेंगे और M33 निकालेंगे, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ या लाइन खींच लेता हूँ मैं यहाँ पर भी, फिर से इतने में सारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए M21 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, M21 की पोजीशन ये है, ये 2 है, तो मैं काम करता हूँ, इसको इस रो को छोड़ देता हूँ, ठीक है, और इस कॉलम को छोड़ देता हूँ, तो बचता क्या है 2 3 5 6, जो बचता है ना वो लिखना है 2 3 5 6, लिखो यहाँ पर 2 3 5 6, 6 2 ज़ा 12 5 3 ज़ा 15, आ गया -3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब M22 लेना है, तो M22 इसका लेना है, फिर से इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्या बचता है 1 4 3 6, लिख दो यहाँ पर, जो बचता है वो लिख दो, दैट इज़ 1 4 3 6, 6 1 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा -6। फिर बात करते हैं इसकी M23 की, सॉरी M33 नहीं, M23 है, मतलब ये वाला एलिमेंट 4, तो 4 के लिए इसको मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको हटा दो पहले, तो नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है ना। ये 4 को छोड़ देता, तो बचता क्या है 1 2 4 5, तो लिखो यहाँ 1 2 और यहाँ लिखो 4 5, 5 1 ज़ा 5 4 2 ज़ा 8, -3, सभी माइनस आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, M31 निकालेंगे, तो M31 कैसे निकलेगा, M31 मतलब ये एलिमेंट, चलो तो उसको ले लेते हैं, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। 4 के लिए
और ये जो जिसका निकालते हैं ना वो देखो दोनों क्रॉस हो रहा है, वहीं पर वो क्रॉस होता है इधर से भी और इधर से भी, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 2 3 3 4, ओके 2 3 3 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, तो -1 आ गया। अब इसको M32 की पोजीशन ये है, M32 ये है ना, तो ये वाला 5, तो चलो 5 को भी इसको कवर कर लो। अब क्या होगा 1 2 3 4 लिख लो, 1 2 3 4, 4 1 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हो गया -2। और अब आखिरी एलिमेंट के लिए है 6 के लिए, तो ये रो ये कॉलम छूट जाएगी M33 के लिए, 1 2 2 3। ठीक है, ये क्या हो गया 1 2 2 3, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, -1। चेक कर लो, देखो जब हमने स्टार्टिंग किया, मैं आपको पूरा रिवाइज करके बता रहा हूँ, जब हमने 1 लिया तो 1 के लिए हमने ये पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया, 3 4 5 6, 3 4 5 6 लिया, 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, -2 आया। फिर सेकंड वाले के लिए लिया तो मैंने ये इतना छोड़ दिया, 2 4 4 6, 2 4 4 6, 6 2 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, -4 आया। फिर मैंने इसको ले लिया, तो ये 2 3 4 5, देखो 2 3 4 5, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, फिर बात करते हैं ये वाले एलिमेंट की, ये 2 की, 2 मतलब कि M21 की, तो 2 3 5 6, 2 3 5 6, 6 2 ज़ा 12, 5 6 ज़ा 15, 12 में से 15 गया -3। फिर बात करते हैं अगले की, इसकी 1 4 3 6, 1 4 3 6, 6 1 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, -6। फिर क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 1 2 4 5, तो 1 2 4 5, 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8, 5 -8 -3। ठीक है, अब इसको ले लेंगे, ये हो गया 2 3 3 2 3 3 4, 2 3 3 4 जो है 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर इसको ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 8, 1 मिनट, 2 3 ज़ा 6 बराबर है, 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, ये हो गया। और आखिरी वाले के लिए इसको ले लेंगे, तो ये क्या है 1 2 2 3, 1 2 2 3, 3 1 ज़ा 3 F। ये सारे माइनर आपने यहाँ भी निकाल लिए, देखो 3/3 मैट्रिक्स में ऐसा होगा और 2/2 में ऐसा होगा। देखो आज भी पूरा पहले माइनर क्या क्या सीख रहे हैं हम, देखो ध्यान से देखना हम आप क्या क्या सीख रहे हैं। अभी हमने पहले माइनर सीखा, अब हम कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे मैं इसी की बात करूँ, इसी के ऊपर मैं कोफैक्टर निकाल सकता हूँ। तो कोफैक्टर निकालने के लिए एक हमारा सिंपल सा सिस्टम होता है, उसमें आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, दैट इज़ वो होता है CIJ, है ना, -1 पावर n और MIJ। ये फार्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का। ये क्या फार्मूला होता है, कोफैक्टर निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कोफैक्टर, जैसे I, मैंने क्या कहा, I मतलब रो और J मतलब कॉलम। यहाँ लिखिए कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर मैं कोफैक्टर, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं, दूसरी चीज़ निकाल रहे हैं। पहले हमने क्या सीखा, पहले हमने माइनर सीखा, अब हम कोफैक्टर सीख रहे हैं। तो कोफैक्टर आप बोले सर यहाँ क्यों लिख रहे, समझ में आ जाएगा। यहाँ फार्मूला होता है CIJ इज इक्वल टू -1 पावर n, या n ना करके एक काम करो, उसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो I+J, इसको लिखो I+J और फिर हम निकालते हैं। एक काम करो आप, एक काम करो, मैं इसको अलग से करवाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर मैं आपको अलग पेज पे करवाता हूँ ये सारा का सारा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अगले पेज पे, और मैं आपको अगले पेज पर ही इसको बताता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अलग से लिखना पड़ेगी। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या क्या है ये, है ना। एक मिनट रुकिए, ये मैंने यहाँ लिख लिया। मैं क्या निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी मुझे भी ज़रूरत नहीं है। इसको इधर रखो, आपको ज़रूरत लगने वाली है। ठीक है, इसको एक जगह कहीं रख दो ऐसा। ठीक है, मैं इसको बॉक्स में लगा देता हूँ ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप उसको यहाँ से यूज़ करोगे। हालांकि कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलिए अब देखिए यहाँ पर कोफैक्टर की बात हो रही है। तो कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने फार्मूला लिखा है CIJ इज इक्वल टू -1, ये होता है I+J की पावर होती है, और MIJ। अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्या फ़र्क है, देखो यहाँ होता है ये C11, C12, C21, ठीक है, C21 और C22। कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, -1 पावर, भाई पहली रो पहला कॉलम, तो -1 पावर 1+1, -1 पावर 1+2, -1 पावर 2+1 और -1 पावर
2+2। अब यहाँ देखो बेटा, जहाँ जहाँ पर पावर इवन हो रही है वो नंबर पॉजिटिव होता है, ये और ये इवन हो रही है, वो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी का आंसर निगेटिव आएगा। और यहाँ पर क्या लिखना है इसके साथ में MIJ, मतलब आपको लिखना है M11 इंटू M12 इंटू M21, ठीक है, और M22। अब ये निकालने का कारण क्या है, क्योंकि हमको आगे एडजॉइंट निकालना सीखना है, हमको आगे इन्वर्स निकालना सीखना है, तो ये सब बेसिक है उसका, और इसीलिए बहुत डिटेल में बेसिक जाने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे हम, यहाँ इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, कुछ नहीं बेटा इसके अंदर। देखो अब मैंने क्या कहा, ये एक बात ध्यान रखना, माइनर और कोफैक्टर के एलिमेंट्स वही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका फ़र्क पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क पड़ता है। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आपको हर किसी के सामने इसका जो वैल्यू है, ठीक है, उसका सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस और माइनस का। जैसे यहाँ -1 पावर 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ MIJ ही बचे, M11 ही बचेगा, तो क्या आएगा, ये आएगा +1 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पर क्या होगा, -1 इंटू M12 कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा -3। यहाँ क्या होगा, -1 पावर 3 है, अगेन -1, और ये हो जाएगा M21 कितना है, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, तो -2। और ये -1 पावर इवन है, 2 और 2 4 है, तो क्या हो जाएगा +1, और इंटू हो जाएगा आपका M22 कितना है, 1 है, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपने कोफैक्टर ऐसे निकाल लिए। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोफैक्टर अगर 2/2 आप इसमें जा रहे हैं, 2/2 मैट्रिसेस में जा रहे हैं, तो 2/2 में कोफैक्टर कैसे होता है, प्लस। देख लो ध्यान से, पहले वाले का प्लस होता है और दूसरे वाले का प्लस होता है, ये दोनों माइनस होते हैं, ठीक है। देख लो ध्यान से, M11 प्लस आया है, M22 प्लस आया है, और ये बाकी के माइनस है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा देखो यहाँ A11 है, यहाँ A12 है, यहाँ A21 है, और यहाँ A22 है। अगर ध्यान से देखो ना, तो ये 1 और 1 2 होता है, और 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 4 जितने इवन होंगे है ना, इनका सम यहाँ पर I और J का सम इवन अगर आता है तो वो पॉजिटिव आएगा कोफैक्टर, और I और J का सम अगर निगेटिव आता है तो उसका कोफैक्टर निगेटिव होगा। देखो आंसर वही है बेटा, आंसर वही है, 4 है यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 है, लेकिन देखो यहाँ -3 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन देखो यहाँ -2 है, ये 1 है, लेकिन 1, मतलब एलिमेंट्स वही है, सिर्फ प्लस माइनस का बदल होता है माइनर में और कोफैक्टर में। तो ऐसे आपको कोफैक्टर माइनर निकालना होता है। तो ये पहले क्वेश्चन का कोफैक्टर है ना, ये जो कोफैक्टर निकाला है हमने, ये पहला वाला जो एग्जाम्पल मैंने 2/2 लिया था उसका है। फिर आप बोलेंगे सर वो 3/3 का जो किया कैसे होगा, उसको भी करते हैं, ठीक है, उसको भी करते हैं। मैं आज आपको जो करा रहा हूँ ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें, पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, और फिर उसके बाद में हम उसका एडजॉइंट निकाल के उसमें हम फिर अब आगे और इन्वर्स करेंगे, मतलब 1 बाय 1 सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये वीडियो कितना बड़ा बनता है। हर वीडियो के बाद में मतलब मैं देखूंगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का वीडियो है ना, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं, फिर बाकी का जो है हम अगले पार्ट में उसका ये लेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैंने पिछला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, और जो मैंने आपको माइनर निकालना बताया था इसका भी हम कोफैक्टर निकालेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, पहले लेट मी रीअरेंज इट, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मतलब आपको सॉल्व करते समय प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। थोड़ी आवाज़ें हो रही हैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने माइनर लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इनके कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है, कोफैक्टर का फार्मूला होता है -1 पावर I + J, और ये होता है MIJ, इसको IJ लिख दो। पहला वाला कोफैक्टर निकालना है C11, ठीक है, फिर C12 और फिर C13। तो -1 पावर क्या आएगा, 1 + 1, -1 पावर क्या आएगा, 1 + 2, -1 पावर क्या आएगा, 1 + 3। फिर यहाँ पर आगे करेंगे C21 -1 पावर 2 + 1, यहाँ पर लिखते चलो M11 M12 M13 M21 C22 में -1 पावर 2 + 2 M22, फिर आएगा C23 में -1 पावर 2 + 3 M23, C31 में -1 पावर 3 + 1 M31, C33 में
C32 में -1 पावर 3+1 M32 और C33 में -1 पावर 3+3 M33। सारी वैल्यूज़ को लिख लेना है, यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा। देखो जो पॉजिटिव वाला बनेगा ना, वो पॉजिटिव वाला बनेगा ना, उसके ऊपर मैं आता हूँ, पॉजिटिव वाले को मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये पॉजिटिव वाला 1+1 2 होता है तो E1 हो गया, ये E1 हो गया, ये 2 E1 हो गया, 3 E1 हो गया और 3 E1 हो गया। इतने E1 हो गए, ठीक है, इतने E1 हो गए। तो फिर बाकी के क्या है, मैं बाकी के को निगेटिव लगा लेता हूँ, ठीक है, और बाकी को जो बचे हैं उनको हम पॉजिटिव लगा लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखो M11 क्या है, 2 है माइनस का, और ये पॉजिटिव है तो -2 ही रहेगा, है ना। M22 ये -4 है, -4 देखो ये -1 होगा क्योंकि -1 पावर 3 तो -1 × -4 ये प्लस का 4 हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले जो पॉजिटिव को मैंने हाईलाइट किया ना, मैं पहले उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो M13 क्या है, -2 है तो उसको लिख दो -2। फिर M22 क्या है भाई, -6 है तो उसको भी लिख दो। फिर M31 कितना है, -1 है तो उसको भी लिख दो। और M33 कितना है, -1, उसको भी लिख दो। अब जो बचे हुए ना उन सब में -1 लगेगा तो -1 × इसका जो माइनर होगा M21 का -3 है तो ये हो जाएगा +3। फिर इसका क्या होगा, M22 का -6 है, लेकिन हाँ -6 का -6 ही है। फिर इसका क्या होगा, ये होगा -1 और 23 का कितना है, M23 ये -3 है तो -3 × 3 +3 हो जाएगा। और M31 कितना है, M31 यहाँ पर -1 है, -1 × -1 किया तो +1 हो जाएगा। और M33 कितना है, M32 ये भी अगेन निगेटिव है तो निगेटिव लगा दो। एक मिनट बेटा, ये पॉजिटिव होगा, ये गलत हो गया हमसे, ये वाला -1 नहीं होगा क्योंकि M3 और 1 4 होता है तो 4 पावर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया प्लस और ये -1 तो -1 हो जाएगा ये, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये हो जाएगा -1, यहाँ पर ये -1 आ रहा है। और M32 कितना है, -2 है तो ये आपका हो गया प्लस का 2 और ये अगेन प्लस है तो ये ऐसा कैसा। अब देखो मैंने आपको एक बात बता देता हूँ, देखो मैंने जिसको हाईलाइट किया था ना वो सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सब के सब निगेटिव। देखो वो वैसे के वैसे ही, जिनको मैंने इसको मैंने हाईलाइट किया, देखो -2 का -2 है ना, इसको हाईलाइट किया था मैंने तो देखो -2 का -2 है, ठीक है। फिर मैंने और किसको हाईलाइट किया था, इसको किया था तो -6 का आंसर -6 ही रहेगा, यहाँ पर कोफैक्टर और माइनर एक ही है, ठीक है, सेम आ रहा है। फिर उसके बाद में मैंने इसको हाईलाइट किया तो देखो -1 का ये -1 ही है, और फिर मैंने इसको हाईलाइट किया तो देखो -1 का -1 है। अब जो बचे देखो आपको सारे के सारे दिखेंगे निगेटिव दिखेंगे, ये -4 है तो उसका निगेटिव उल्टा दिखेगा +4, ये -3 है तो +3, ये आपको -3 दिख रहा है तो +3 दिख रहा है, ये -2 है तो +2 दिख रहा है, मतलब उनकी पोजीशन बदल जाएगी। तो इस तरह से हम कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी में मैं और एक चीज़ बताता हूँ आपको जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हमने माइनर निकालना सीख लिया, कोफैक्टर निकालना सीख लिया, दो चीज़ें सीखी हैं। अब देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारा करवा रहा हूँ आपको। पहले आपको माइनर निकालते आना चाहिए था तो इसके लिए हमने 2x2 मैट्रिक्स लिया, है ना। आपके लिए हमने पहले 2x2 मैट्रिक्स लिया, फिर हमने माइनर निकाला, ठीक है। माइनर और कुछ नहीं होता है, जस्ट क्रॉस एलिमेंट्स होते हैं। आप इसका माइनर निकालोगे तो ये होगा, इसका माइनर ये होगा, इसका माइनर ये होगा, इसका माइनर ये होगा, है ना। और अगर हमारा 3x3 मैट्रिक्स है तो इस तरह से हम उसमें उसका माइनर निकालते हैं। सारे माइनर मैंने आपको निकाल के बताए, फिर बाद में कोफैक्टर भी निकाल के बताए। इसमें एक और चीज़ आती है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछते हैं, आपको ये पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होता है, जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं ना, जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं इनको जमा देना होता है मैट्रिक्स में। जैसे आपको क्या करना होगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 और C33 में इसको जमा देना होता है तो आपका ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आ जाता है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस तो आपको आएंगे कि माइनर निकालने के लिए बोलेंगे, कुछ फैक्टर्स आपको बोलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको बोलेंगे कोफैक्टर फाइंड करो, कुछ क्वेश्चंस में आपको बोलेंगे कि माइनर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालो। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अभी देखो अभी हमने क्या क्या किया, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमने अभी सबसे पहले माइनर निकालना सीखा, माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा, फिर हमने कोफैक्टर निकालना सीखा, फिर हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना सीखा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे एडजॉइंट निकालना, है ना। एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो क्या होता है, मैंने अभी जो आपको स्टेप्स बताई है ना बेटा, बिल्कुल आपको बेटा वही फॉलो करना है। व्हाट यू कैन डू, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले माइनर लिखा था तो आपको एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर निकालना ही पड़ेगा।
क्योंकि माइनर निकालने के बाद ही आप कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर के बाद ही आप यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालेंगे। और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट निकालने के लिए आपने ये जो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकाला है यहाँ पर, है ना, जो आपने CIJ निकाला है, इसी का आपको एडजॉइंट इसी का आपको ट्रांसपोज लेना होता है। मतलब आपने जो ये मैट्रिक्स बनाया था A, दैट इज CIJ, जो भी इसके अंदर था, इसका आपको ट्रांसपोज लेना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको सीधे सीधे यहाँ लिखना होगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस, इसका ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, मतलब ये जो लिखे हैं यहाँ होते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, हमने ट्रांसपोज निकालना कल सीखा है, दैट इज क्या होता है, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, पिछले हमारे एक सेशन में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ आपको ये बताया था, मैंने आपको प्रॉपर्टीज निकालना सिखाया था बेसिक केस में। तो प्रॉपर्टीज में मैंने एक चीज़ आपको गलती से कुछ मैंने शायद गलत लिखा था प्रॉपर्टी में, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखी थी हमारी क्या कहते हैं इसकी, एक मिनट इसमें नीचे है क्या, एक मिनट बता देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक बेसिक सी गलती मेरे से हुई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से लिख के दिया था, ये रॉन्ग है, इसको कन्वर्ट कर दो, इसको ऐसा लिखो, ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा चेंज है, एक हमारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, तो थोड़ा सा मुझसे गलती होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ तक मैं पहुँचा था आपको वहीं लेके चलता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, हमको एडजॉइंट निकालना है। तो यार एडजॉइंट, तो फिर आप बोलोगे सर हम तो यही निकाल लेंगे, बिल्कुल आप यही निकालोगे। आपने ये निकाला, आपने ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाला, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर अगर मैं इसका लिखते बैठूँ तो क्या आएगा, ये देखो ये आएगा, दैट इज -2 4 -2, लिखो यहाँ पर -2 4 -2, फिर ये आएगा 3 6 और 3, ओके 3 6 3, वही है क्या, देखने दीजिए, हाँ जी 3 6 3 -6 और 6, ओके 3, और फिर है -1 2 -1 -1 2 -1। और अब मुझे इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। तो मैंने क्या कहा आपको, आप एडजॉइंट कैसे निकालोगे, आपके पास में ये जो होगा, आपने जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाला, इसका ट्रांसपोज निकाल लोगे। तो एक काम करो भाई, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, यहाँ पर लिखो एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, क्या होगा, दैट इज, इसको एक नाम दे दो, इसका सपोज नाम हमारा A ही है, इसका नाम सपोज A है। ठीक है, A है, तो आपको क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो ट्रांसपोज निकालते समय हम क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो -2 4 -2 3 -6 3 और -1 2 -1, ऐसे बेटा इसको करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो एडजॉइंट हम कहाँ तक पहुँच गए, अब हम एडजॉइंट तक पहुँच गए। ठीक है, अब इस हमारी जो बुक थी, हमारी बुक में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर भैया इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी निकालने वाले हैं। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, अब हम उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये भी देख लीजिए कि एडजॉइंट निकालने की मेथड क्या है ना। टू फाइंड एडजॉइंट, किसी भी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स अगर आपको निकालना है, मैं स्टेप्स लिख देता हूँ आपको। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको निकालना है तो ये सारी स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। बहुत सिंपल तरीके से फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं जमेगा, 100% आपको जमेगा, है ना। आई एम विथ यू, डोंट वरी, मैं सारी चीज़ें आपको तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। देखो, हमको जो हमने निकाला है ना, वही हमको करना है। ये मैंने जो लिख के रखा है ना, ये सारी की सारी वही स्टेप्स है। मतलब क्या, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसका आपको माइनर निकालना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको माइनर निकालना पड़ेगा। आपने एक बार माइनर निकाल लिया कि माइनर की मदद से, माइनर आप कैसे निकालते हैं, M11 के फॉर्म में। फिर आप कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर आप निकालते हो -1 पावर i + j और MIJ ऐसे करके। फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आप निकालोगे, इसके जो एलिमेंट्स मिले उसको ले लोगे। और फिर चौथे पॉइंट में आपके पास में आएगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स वो कैसे निकालोगे आप A का ट्रांसपोज, ये जो आपको मिला ना, इसका ट्रांसपोज ले लोगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने की ये 4 बेसिक चीज़ें, मतलब देखो, मुझे आपको सिखाना था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकलवाना, तो मैंने पहले माइनर सिखाया, फिर कोफैक्टर सिखाया, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर सिखाया, और फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सिखाया। फिर से देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माइनर निकालना सीखा। तो माइनर हमने बिल्कुल यहाँ से निकाला कि 1 का तो 4 होगा,
1 का 4 होगा, 2 का 3 होगा, देखो 2 का 3 हो गया, 3 का 2 हो गया और 4 का 1 हो गया, ठीक है। फिर हमने माइनर निकालने के बाद में सबके कोफैक्टर निकाले, फिर हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाला और फिर एडजॉइंट निकाला। मतलब हमको ये 4 बेसिक रूल्स ये ध्यान रखना है कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इन्वर्स निकालेंगे, अब वो देखते हैं, ठीक है, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आइए दोस्तों आगे आते हैं, आगे है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, तो डेफिनेशन यहाँ दे के रखिए। क्या बोलता है डेफिनेशन में? डेफिनेशन में बोलता है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे मेन बात, कोई भी मैट्रिक्स का अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो क्या क्या बातें ध्यान होना चाहिए कि नंबर 1 वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको सारी बुक की ही सारी बातें बता रहा हूँ। बुक इसलिए मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें बाउंस हो जाती है, किधर से आया, कहाँ से आया। तो इसके लिए बुक की एक एक लाइन ले रहा हूँ, यहाँ से आपको मदद हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या दिया है। और वैसे भी अगर आपकी थ्योरी अच्छी हो जाती है ना तो फिर बाकी कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बेसिक का वीडियो बहुत अच्छा बने। सो स्क्वायर ऑफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ऑर्डर एम 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, अब यहाँ पर एक और स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऐसा है ऑफ द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर का, बात ध्यान रखना। मतलब जब आप इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं, जब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तो जो दो मैट्रिक्स आप लेते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। अब उसके अंदर क्या बोल रहा है कि वो ऐसे हो कि ए और बी का मल्टीप्लाई और बी और ए का मल्टीप्लाई, इट इज ऑलवेज अ यूनिट मैट्रिक्स। मतलब कि अगर आपने ए में बी को मल्टीप्लाई किया या आपने बी में ए को मल्टीप्लाई किया और दोनों कंडीशन में आपको एक यूनिट मैट्रिक्स आई मिल रहा है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। बात ध्यान देना, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी और बी ए का ये इक्वल होता है आई के, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। मतलब क्या होगा कि यहाँ देखिए दो मैट्रिक्स देखे रखे, थोड़ा सा इसी के एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसी को सॉल्व करके बताता हूँ। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको रूल बता के रखा है मैंने कि मैंने ऐसा भी लिखा था आपको, दैट इज R1 का C1 में, R1 का C2 में, R2 का C1 में और R2 का C2 में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो R1 का रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 में, तो क्या होगा, जरा करो जरा मल्टीप्लाई। ए बी क्या आएगा, ए बी आएगा 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा -3, फिर पहले का दूसरे में मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा -6 और 3 2 ज़ा 6, फिर दूसरे रो का पहले कॉलम में 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 माइनस का, फिर 1 3 ज़ा -3 और 2 2 ज़ा 4। जरा इसको सॉल्व करो, क्या आता है देखो। ए बी क्या आ रहा है, देखो ए बी आ रहा है दैट इज़ 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो हमको क्या मिल रहा है, हमको इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, हमको इन दोनों का प्रोडक्ट आई मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जब ऐसा होता है तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, जो बी है वो बी ए इन्वर्स के इक्वल है या ए इन्वर्स बी के इक्वल है, आप दोनों ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। आप लिखते समय ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटू बी आपका अगर आई के इक्वल है, बी इंटू ए आपका आई के इक्वल है, या ए इंटू ए इन्वर्स आई के इक्वल है। मतलब जनरली लिखा जाता है ऐसा कि ए किसके इक्वल होगा, ए का इन्वर्स बी के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे आप मिला के लिख सकते हैं, बात समझ के रखिए। अब आप बोले इन्वर्स कैसा, यार सीधे इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में इन्होंने पेज नंबर यहाँ पर देखे रखी, देखिए ये क्या बोल रहा है, बी किसके इक्वल है, ए इन्वर्स के इक्वल है, ए बी इन्वर्स के इक्वल है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको ऊपर लिख के दी है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे सर आपको हमको हर बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा क्या कि इसका मैट्रिक्स, जी नहीं, आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का बोला ना, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने की दो मेथड्स हैं। उन मेथड्स पे भी मैं आता हूँ, लेकिन मैं पहले टेक्स्ट बुक में आ जाऊँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ देखे रखे, मैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। जो बेसिक सा पूरा का पूरा है ना वो पूरा समझ लो, फिर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्या बोलता है,
ए जो देके रखा था 1 2 2 4, कैन यू फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट कि ए इंटू एक्स जो आई के इक्वल, आपको वो एक्स निकालना है, मतलब आपको इन्वर्स निकालना है ना। अब यहाँ बोलता है दिस एग्जाम्पल इज इलिस्ट्रेट्स दैट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैट्रिक्स एक्स द नेसेसिटी इज, ये कंडीशन है कि आपको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब अगर आपने इस मैट्रिक्स को लिया, अगर आपने इस मैट्रिक्स को लिया और इसका आपने यहाँ पर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, आंसर आ गया 1, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दैट इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ देके रखिए। क्या बोलता है, नोट दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mm हैज़ द करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, उसकी आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे, अदरवाइज आपको नहीं निकालते आएगी। कैसे निकालोगे? ठीक है। दूसरी बात, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। इन्वर्टिबल कब बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स को? मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कब बोलेंगे? जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तब वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है उसका इन्वर्स किस कंडीशन में होगा? इफ एंड ओनली इफ, जब इसकी मैट्रिसेस वैल्यू, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर निकाल के बताया, इसकी वैल्यू क्या आई है? 1 आई है, ये 0 के इक्वल नहीं है। अब आपको एक कहा गया कि एक मैट्रिक्स है फाइंड इनवर्स, आपको एक मैट्रिक्स देके रखा है और उसका आपको ये बोला है कि उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो जब भी आपको इन्वर्स फाइंड करने का क्वेश्चन आता है, जब भी आपको इन्वर्स फाइंड करने का क्वेश्चन आता है तो पहले आपको उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको डिटर्मिनेंट में लिखना होगा। ठीक है। और फिर आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो 7 5 -7 इंटू 5 माइनस ये -5 इंटू 7। जब आप इसको फाइंड करोगे -35 -35, तो ये क्या हो गया? -35 + 35। तो यार इसकी वैल्यू तो 0 के इक्वल आ गई। ये 0 के इक्वल आ गया, मतलब क्या हो गया? ये 0 के इक्वल आया। हमको क्या बोला? ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? सो दैट आप लिखेंगे इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल, या आप लिखेंगे इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 के इक्वल आ गया। अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स ऐसा है दैट इज बी इक्वल टू 2 3 एंड 4 5 और आपने इसका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला दैट इज जो है 2 है ना, या एक काम करो इसको माइनस कर दो, देखते हैं क्या आता है ना। इसको माइनस कर दो तो 2 3 -4 5 आपने ऐसा निकाला। 5 2 ज़ा 10 हो गया, -4 3 ज़ा 12 हो गया, है ना। ये माइनस लगा दो तो हो जाएगा 10 + 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? ये हो गया भैया यहाँ पर 22। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है बी की वो 22 है। इसका क्या मतलब है कि बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दैट इसका फिर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको ऐसे चेक करना है पहले और उसके बाद ही आपको उसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए इन्होंने हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दे के रखा है, एक थ्योरम भी दे के रखा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट रुकिए, है ना। मैं आपको ये अलग अलग बुक से करवा रहा हूँ। कुछ चीज़ें अपनी बुक से मैंने ली है, कुछ दूसरी बुक से ली है। एक मेरे पास में बहुत अच्छी एक बुक है दैट इज़ निराली पब्लिकेशन की, ये डिप्लोमा में चलती है, बहुत मस्त बुक है। अच्छे से इससे भी आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। रेफरेंस के लिए कुछ बुक्स उठा सकते हो जो कि अच्छी होती है, हालांकि उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक में सब चीज़ें वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आगे लेके चलता हूँ आपको मैं। यहाँ हमारी बुक में जैसा देखे रखा है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, अगला पेज भी इसका ये कर लूँ। ये देखिए आपको बता के रखा है यूनिकनेस ऑफ द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यूनिकनेस ऑफ द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या देके रखा है, क्या बोलता है ये बता रहा है हमको दैट इज इट कैन बी प्रूव्ड दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट्स इनवर्स से ए इनवर्स इज यूनिक, मतलब वो फाइंड होगा। हम बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन, हम लीनियर इक्वेशन में करते थे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि उसका सॉल्यूशन है, कुछ तो भी है, तो वैसे ए इनवर्स यूनिक होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ बता के रखा कि प्रूव दैट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक, तो यूनिक ही होगा। तो आप इसको यहाँ पर उन्होंने बता के रखा है कि भैया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m है ना, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। साथ ही में इफ पॉसिबल बी और सी ऐसे दो ले लो मैट्रिक्स, बी एंड सी बी द टू इनवर्स ऑफ ए, है ना।
तो अगर वो उसके इन्वर्स ऑफ ए है तो ए इंटू बी करो, बी इंटू ए करो तो आपको आई आएगा, या ए इंटू बी करो, सी इंटू ए करो तो आई आएगा। मतलब बी आई बी के इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हो कि आई की जगह पर आप क्या लिखोगे, ए सी लिख दोगे, क्योंकि देखो आई किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो हमने लिख दिया। तो बी किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए इंटू सी, मतलब आई सी के, और आई सी किसके इक्वल है, आई सी किसके इक्वल है, आई सी आई के इक्वल होता है। जब भी किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया वही मैट्रिक्स आता है, हमेशा ध्यान रखना। किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो बी एंड सी यहाँ पर ये दोनों ये होंगे, एक ही वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू एक ही आ गई, ये दोनों इक्वल आ गए। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि भैया इसका जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। अब यह मेथड क्या बता के रखिए, द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग टू मेथड्स। एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो इसको, है ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड है और एक एडजॉइंट मेथड है। भैया एडजॉइंट मेथड बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। पहले आपको एडजॉइंट मेथड बता देता हूँ मैं कि एडजॉइंट मेथड क्या है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ एडजॉइंट मेथड क्या है, फिर मैं आपको एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है। तो एडजॉइंट मेथड हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको अगर एडजॉइंट मेथड, मैं पहले एडजॉइंट मेथड बता रहा हूँ, बात ध्यान रखिए। एडजॉइंट मेथड की मदद से आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, और उसका फार्मूला क्या है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप एडजॉइंट मेथड से निकालते हैं तो वो होता है दैट इज ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मतलब क्या करना पड़ेगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या क्या किया, हमने एडजॉइंट निकाला था ना, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कैसे निकाला था। सबसे पहले हमको माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर के बाद हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर के बाद अब देखो सबसे पहली बात ये भी नहीं, आपको एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना है। तो एडजॉइंट मेथड्स की स्टेप्स क्या होगी, एडजॉइंट मेथड से अगर आप यहाँ पर जो क्या कहते हैं निकालते हैं, स्टेप्स क्या होगी, स्टेप्स होगी एडजॉइंट मेथड से अगर आपको इन्वर्स निकालना, तो पहला काम होगा कि आप ये निकालो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, और ये कैसी होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। फिर अगली स्टेप पे जाओ, फिर आपको जो मैट्रिक्स दिया है ना उस मैट्रिक्स के आप माइनर निकालो, फिर उसका आप कोफैक्टर निकालो, फिर उसकी मदद से आप कोफैक्टर की मदद से मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालो, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालो, ठीक है। फिर उसकी मदद से मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर की मदद से इसका, ये सपोज ए है तो इसका ट्रांसपोज निकाल लो। और इसका ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, इसका ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है, दैट इज इसके ऊपर वाले के फिफ्थ वाले सब जो हमको मिला है। और 7th स्टेप में आ जाओ, दैट इज ए इनवर्स निकालो, जो वैल्यू आपको ये मिली है वो 1 अपॉन में डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे करके आपको निकलेगा। मतलब 7 स्टेप्स हैं किसी भी मैट्रिक्स को का इन्वर्स निकालने की बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। पहले उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो अगर 0 के इक्वल होता है तो खत्म हो गई बात, उसको वहीं छोड़ देना है ना। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 नंबर 1। तो फिर वहाँ लिखेंगे सो दैट द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एग्जिस्ट। उसके बाद में फिर आप उसका उस मैट्रिक्स के माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ फैक्टर नहीं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर होगा, है ना। लिखते समय कभी कभी जल्दी में हम बोलते कुछ है लिखते कुछ है, ठीक है। कोफैक्टर, फिर इसका हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज मतलब ही वो उसका एडजॉइंट होगा, और फिर एडजॉइंट और ये मतलब ये वैल्यू, पहली वैल्यू और दूसरी 6th वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करेंगे, तब जाके ये एडजॉइंट मेथड ऐसा होगा। अब आप बोलेंगे कि सर फिर इसका इन्वर्स मेथड कैसा है, तो बिल्कुल मैं आपको इन्वर्स मेथड भी बताता हूँ, इन्वर्स मेथड बहुत सिंपल है ना। सेकंड मेथड जो है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स मेथड नहीं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होती है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरह से होता है, एक तो आप रो मेथड को यूज़ कर सकते हो या फिर आप कॉलम को यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करेंगे इसको, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, वो स्टेप समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको
ये सपोज करना है कि भैया आपको ए का निकालना है, सपोज आपको इनवर्स निकालना है ना, आपको ए का इनवर्स निकालना। तो पहली स्टेप क्या है कि पहली स्टेप है आप उसका उस पर्टिकुलर जो ए का आपको इनवर्स निकालना है उसके लिए पहले उसका आप मॉड्यूलस वैल्यू निकाल लो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कॉमन बात है, ठीक है, ये तो हमको करना ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे कि भैया इसका एक मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स ऐसा है कि उसकी जो वैल्यू है हमको क्या बोलते हैं कि a इंटू ए इनवर्स अगर कर दे तो I आता है, ये हमको पता है बराबर। हमको पता है कि a इंटू ए इनवर्स कर दे तो I आता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको इस तरह से लिख लेना है। मैं आपको सारी स्टेप बता देता हूँ। तो क्या है वो सारी स्टेप्स, जैसे मैंने लिख के रखा है कि a और a इनवर्स का मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स होता है, ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब सपोज मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, दैट इज लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ आवर टेक्स्ट बुक विच इज गिवन दैट 1 2 3 और 4, ये एक मैट्रिक्स है। मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो मैं इसका पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लूँ। तो 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, -2 आ रहा है, तो ये क्लियर बात है कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये पहली बात हो जाएगी। अब यहाँ पर एग्जिस्ट, ओके। अब यहाँ पर ये जो हमने लिखा है कि ए में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करें तो आया था, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है भैया 1 2 3 4। ए इनवर्स को ऐसा कैसे ही रखो, और आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है दैट इज 1 0 0 1। अब क्या होता है बेटा, आपको बच्चों ध्यान रखो कि यहाँ पर जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने लगते हो तो जो नाम देके रखा है ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्टार्टिंग में हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, जो स्टार्टिंग में हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, वही चीज़ आपको यहाँ अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करनी है देखो। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसको मैं ऐसा का ऐसा लिखते चलूँगा नीचे तक, और ये बदल जाएगा कुछ तो भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा बी, और वो जो बनेगा वही इसका इन्वर्स होगा, है ना। बात ध्यान रखना कैसे होगा, देखो इसको कन्वर्ट करते जाना। अब आपको दोनों जगह ट्रांसफॉर्मेशन दोनों जगह करते लगाते जाना है। अब मुझे इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। मैंने क्या कहा आपको कि इसको आपको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, ये आपका ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और ये आपका कुछ तो भी बन जाएगा बी। और आप जानते हैं कि एक यूनिट मैट्रिक्स का किस पे भी मल्टीप्लाई करते तो वही होगा, तो ए इनवर्स बी के इक्वल आ जाएगा। ये आखिरी स्टेप आएगी, ये आखिरी स्टेप आएगी, है ना। तो अभी मैं ये जो मैंने आपको बताया मैं इसको इरेज करता हूँ, और देखिए मैं रूल्स लगाते चलता हूँ। मुझे इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, मतलब मुझे इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है 1 0 0 1। अब आप बोलोगे सर कैसे बनाएंगे, तो रूल ध्यान रखिए। अगर आपके पास में 2x2 ऑर्डर का है तो आपको पहले, जैसे ये है 1 0 0 1, आपको यहाँ पर 1 लाना होगा। पहले आपको क्या करना होगा, यूनिट मैट्रिक्स किसी को भी बनाना है तो किसी को भी यूनिट मैट्रिक्स बनाने के रूल्स क्या है, ठीक है, वो रूल्स देख लो। किसी को भी यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, पहले मैं 2x2 ऑर्डर का बता देता हूँ और 3x3 ऑर्डर का बताता हूँ, क्योंकि आपको यूनिट मैट्रिक्स कन्वर्ट करते आना चाहिए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में लाते आना चाहिए, तभी जाके आप इस मेथड को कर पाओगे, अदरवाइज आप अटक जाओगे, है ना। तो वहाँ गलतियाँ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में कोई नंबर है 1 2 3 4 जैसे लेते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ 1 लाना पड़ेगा, इस 1 की मदद से आपको यहाँ 0 लाना पड़ेगा, फिर आपको इसको 1 लाना पड़ेगा और इसकी मदद से आपको 0 लाना पड़ेगा। बात ध्यान रखो, मतलब आपको अगर 2x2 मैट्रिक्स है ना, मैं काम करता हूँ, इसको मैं अगले पेज पे लेके जाता हूँ, और सबसे पहले हम सीखते हैं कि आप इनवर्स कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो मेथड समझ लो। अगले पेज पे मैं लेके जाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर का है, A11 A12 A22 A21 एंड A22 एंड A22, तो सबसे पहले आपका काम है कि A11 को 1 में कन्वर्ट करना, फिर A11 की मदद से A21 को 0 में कन्वर्ट करना, फिर A22 को फिर 0 कन्वर्ट करना, सॉरी 1 कन्वर्ट करना, और A22 की मदद से A12 को आपको 0 में कन्वर्ट करना। मतलब कैसा है देखो, पहले आप ऊपर वाले को 1 में कन्वर्ट करो, फिर इसकी मदद से इसको 0 में कन्वर्ट करो, फिर इसको 1 में कन्वर्ट करो, और फिर इसकी मदद से इसको 0 में कन्वर्ट करो। बात ध्यान रखना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड, ये रूल ऐसा ही चलेगा, ठीक है। ये ऑर्डर 2 में होगा, काय के लिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए फिर ऑर्डर 3 का क्या होगा,
तो 3 ऑर्डर वाला जब होगा तो होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A3T, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये ऐसा होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके अंदर भी बात समझ लेना बेटा, इसके अंदर भी बात समझ लेना कैसे होता है। इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ 1 लाना है, मतलब आपको A11 को 1 लाना है। इसकी मदद से आपका A21 0 होना चाहिए और A31 भी 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद में A22 को देखो, ध्यान रखना, फिर इसके बाद में स्टेप्स लिख लो। पहले ये, पहला नंबर ये, फिर ये और फिर ये। फिर चौथे नंबर पर आपको क्या करना है, A22 को आपको 0 लाना है ना, सॉरी 1 लाना है, क्योंकि वो बीच में चलेगा, 1 1 1 लाना है, ये 1 लाना है। इसकी मदद से आप ये जो A12 है इसको आप 0 लाओगे, ये 5 नंबर पे आएगा। और इसी की मदद से आप A32 को आप 0 लाओगे। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद में आप यहाँ पर मतलब 7th स्टेप यहाँ आएगी, जो A33 है उसको 1 लाओगे। फिर उसके बाद में आप A23 है उसको 0 लाओगे और फिर उसके बाद में A13 है उसको 0 लाओगे। ये स्टेप्स हैं लाने के, ठीक है। पहले इसको 1 लाओ, फिर इसको 0 0 लाओ, फिर इसको यहाँ पर 1 लाओ, फिर ये 0 लाओ, फिर ये 0 लाओ, फिर यहाँ पर 1 लाओ, इसकी मदद से ये 0 लाओ, फिर ये 0 लाओ। ऐसा सिस्टम है। चलिए मैं आपको पीछे के पेज पे लेके चलता हूँ, जो कि मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना, आराम से। देखिए मैं काम करता हूँ, मैं ये पार्ट को इरेज कर देता हूँ और अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। चिंता वाली कोई बात नहीं है जी, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा आपको, रूल क्या बताया कि रूल चलता है पहले A11, पहले A11 को 1 लाना है, तो ये ऑलरेडी 1 है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर मुझे क्या करता होता है, A21 को 0 लाना होता है। अब मुझे इसको 0 लाना है, किसको 0 लाना है, 3 को 0 लाना है। तो 3 को 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इस रो में, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, इसमें 3 जो है यहाँ पर है ना, तो यहाँ लिखो रो 2 को ट्रांसफॉर्म कर दो रो 2 माइनस। अब 3 में से 3 माइनस करना होगा, ऊपर 1 है, तो मैं 3 इंटू R1 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये होगा 1 का 1 2 का 2 रहेगा, ठीक है। आपका A इनवर्स ऐसा कैसे रहेगा, इसमें भी ऊपर वाली रो ऐसी की ऐसी रखो, नीचे वाली रो में जैसे आप ये जो रूल लगा रहे हैं ये इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, दोनों साइड लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड लगा रहे हैं आप, है ना, लगाते समय रूल दोनों साइड लगता है, एक साइड नहीं लगता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 में से 3 माइनस हो गया तो 0 हो गया। कैसे, 3 और 4 है ना, इसमें से 1 इंटू 3 माइनस कर दो और इसमें से 2 इंटू 3 माइनस कर दो, तो ये तो 0 हो जाएगा। और 4 माइनस ये हो जाएगा 6, तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 में से 3 टाइम्स ये करेंगे तो 0 ही होगा, लेकिन 1 में से 3 टाइम्स 0 करोगे तो ये भी 1 ही होगा। इसमें भी क्या करेंगे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये इसमें लगाते हैं रूल, ऊपर वाले में, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नीचे वाली रो क्या है हमारी, पहले वो लिख लो। नीचे वाली रो है 0 1 0 1, इसमें से हम 3 टाइम्स माइनस कर रहे हैं ऊपर वाला, 3 टाइम्स माइनस कर रहे हैं ऊपर वाला, और 3 टाइम्स माइनस कर रहे हैं ऊपर वाला, यहाँ 0 है, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1, हाँ जी 1 हो जाएगा। तो लिख दो -3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, पहला हमने ट्रांसफॉर्मेशन है लगा दिया। हमारा पहला काम क्या हो गया, देखो मैंने आपको बताया था कि पहले इसको 1 लाना है, तो ये हम ले आए, यहाँ पर इसको 1 ले आए, फिर हमको इसको 0 लाना है, हम इसको भी ले आए। अब हमको इसको जो A22 है ना, इसको 1 लाना है। अब यार ये -2 को मुझे 1 करना है, तो एक काम करो, ये जो रो 2 है, इस रो 2 को डिवाइड कर दो -2 से, तो काम हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो -2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 का 1, 2 का 2, 0 का 0, प्लस का 1 हो गया जी। और ये A इनवर्स ऐसे कैसे, अब इसको -2 से मुझे डिवाइड करना है, तो पहले 1 0 तो लिख दो, -2 से डिवाइड करना है तो -3/-2, तो ये 3/2 हो गया। और इसको -2 से डिवाइड करना है तो -1/2 हो गया, ठीक है। दूसरा अगला वैल्यू आ गई हमारी, देखो अब ये 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। इतना हमारा काम हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको, ये जो 2 है ना, इसको मुझे 0 करना है, तो बहुत सिंपल है, इसको 0 करना बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, रो 1 में से रो 1 माइनस 2 रो 2 माइनस कर दो, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऊपर मल्टीप्लाई माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। एक काम करो, पहले रो 1 को बदलना है, तो रो 2 ऐसी कैसी लिख दो। अब रो 1 में क्या है, रो 1 ऐसे लिखो 1 और 2, फिर 2 इंटू इसका 0 है
और फिर 2 इंटू इसका 1 है, तो ये 1 - 2 इंटू 0, तो ये तो ऐसा कैसा 1 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। और 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, है ना। ए इनवर्स यहाँ कैसे लगेगा, यहाँ इक्वल की साइन लगाओ भाई, यहाँ कैसा होगा, फिर से ये रो टू ऐसी कैसी लिख दो, 3 और -1/2, ऊपर क्या है 10 है, 10 को आपको क्या करना है, सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, और सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो यार यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ एक आएगा, ठीक है ना, एक आएगा नहीं जी, हाँ जी यहाँ पर एक आएगा, और ये कट गया, 1 माइनस गया तो ये माइनस का 2 आएगा, -2 और एक आ रहा है यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर -2 और एक आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ये रफ वर्क भी आपको करते चलना है, लेकिन यहाँ नहीं करना है, पीछे करना है, ठीक है ना। ये आपने माइनस कर लिया, ठीक। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, अब ये क्या है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसको लिखो I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू -2 3/2 1 -1/2, और ये ए इनवर्स होगा, दैट इज -2 3/2 A1 -1/2। तो ये आपका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। बात समझ लो, हमने क्या किया, समझ लो, स्टेप समझ लो। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को, पहले समझ लो, किसी भी मैट्रिक्स को 2 ऑर्डर का हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है, तो पहले इसको 1 करते हैं, फिर इसको 0 करते हैं, फिर इसको 1 करते हैं, और फिर इसको 0 करते हैं। पहले इसको 1 लाओ, फिर इसकी मदद से यहाँ 0 लाओ, फिर यहाँ 1 लाओ, इसकी मदद से यहाँ 0 लाओ। ये हमारा जो होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करना यूनिट मैट्रिक्स में। यूनिट मैट्रिक्स में क्यों करना है, क्योंकि यार यहाँ पर ये मल्टीप्लाई दोनों का आय आ रहा है, तो इसमें ना इस ए को कन्वर्ट करना होता है ना। रूल समझ लो, आपको ए इंटू ए इनवर्स आय है ना, तो इसको कन्वर्ट करना होता है आय में, इसको कन्वर्ट करना होता है किसी बी में, तो ए इनवर्स बी हो जाता है, मतलब ए इनवर्स की वैल्यू इस बी मैट्रिक्स के इक्वल आती है। ये इसका बेसिक फंडा है। ये फंडा जिसको समझ में आ गया ना, उसको ये जम गया, जिसको जमा नहीं उसको नहीं जमा। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, फिर अगर 3 ऑर्डर का होगा तो भी वैसे ही करेंगे, जी हाँ, 3 ऑर्डर का होगा तो भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। दोस्तों एक और चीज इसमें ध्यान रखिए, मैंने पेज नंबर 41 निकाला है आपकी बुक का। अब देखिए यहाँ पर आपको बता के रखा है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या करना होता है, मतलब ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आप आई लिखेंगे, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आप कन्वर्ट करते जाओगे और इसको आई में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है ना, और ये अपने आप बी में आ जाएगा। और अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूल्स, जो आपको रूल्स लगाने हैं, मतलब जो रूल इधर लगेगा वो रूल इधर लगेगा, जैसे अभी हमने किया, अभी जो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन करके किया था, उसमें हमने दोनों साइड हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्वल के इस साइड चलेगा, इक्वल के दोनों साइड, मतलब इक्वल के इस साइड जो रूल आपने लगाया है वही इक्वल के इस साइड भी रूल लगेगा, ठीक है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो, इस तरह से इसको करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने पूरा बेसिक सीखा है, माइनर निकालना सीखा है, कोफैक्टर निकालना सीखा है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना सीखा है, उसके बाद में एडजॉइंट निकालना सीखा है, उसके बाद में हमने इनवर्स निकालना सीखा है। इनवर्स निकालने की भी स्टेप्स मैंने बताई है आपको, क्या है, सबसे पहले इनवर्स निकालने की मेथड होती है, 2 मेथड्स होती है, जो 2 मेथड्स में एक होता है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एडजॉइंट मेथड, पर मैंने आपको एडजॉइंट मेथड पहले बताई। एडजॉइंट मेथड ज्यादा सिंपल है कंपैरेटिवली अभी हमने जो करा है इसमें, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं, लेकिन गलतियां यहाँ भी होती है, यहाँ गलतियां होती है कोफैक्टर माइनर निकालने में, और फिर जब आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर कहीं से भी माइनस प्लस का गलती हुआ तो गया। है बहुत सिंपल, है बहुत लेंदी क्वेश्चंस, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बच्चों अगर आपने इसमें एक गलती करी तो गए, है ना, तो बड़े ध्यान से करना होगा। ऐसे ये क्वेश्चंस है ना, इसका आंसर आप चेक कर लो आपकी बुक में, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करके देखो, ठीक है। अगले वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगा, है ना, और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, दोनों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है ना। हालांकि आपकी बुक में पहले इन्होंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को दिया है, बाद में एडजॉइंट दिया, मैंने एडजॉइंट जानबूझ के पहले बताया। क्यों पहले बताया, क्योंकि हमने पहले माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला, एडजॉइंट ऑफ कोफैक्टर निकाला, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाला, फिर एडजॉइंट ऑफ कोफैक्टर निकाला, ठीक है, ट्रांसपोज करके उसको हम एडजॉइंट पे आते हैं, और फिर एडजॉइंट मेथड इसलिए ले ली क्योंकि हमने पहले से वो कर रहे थे, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत बड़ा वीडियो बना है, ठीक है, अच्छे से कर लीजिए क्योंकि फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखते रहे पवन अकेडमी, और भैया चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, पहले की वीडियो नहीं देखे तो देख लो। मैं कभी लाइव आता हूँ, कभी एडिटेड वीडियो देता हूँ, मेरी कोशिश होती है हर दिन आपको वीडियो मिले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पवन अकेडमी, धन्यवाद।